नमस्कार। उपग्रह प्रसारण सेवा के अंतर्गत मैं परवीन मलिक, भूगोल प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मानव बस्तियां। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मानव बस्तियों का क्या अर्थ होता है, मानव बस्तियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, मानव बस्तियों को किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहा जाता है, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, इन सब विषयों का अध्ययन आज के वीडियो में हम करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगे। बस्तियों के अर्थ को समझना, बस्तियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे, ग्रामीण बस्तियों के अर्थ को समझ पाएंगे, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों से अवगत होंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को समझ सकेंगे, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को चित्र सहित समझ सकेंगे, ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। सबसे पहले बस्ती किन्हें कहा जाता है। हम सब घरों के समूह में रहते हैं। घरों के समूह को बस्ती कहा जाता है, यानी कि 2, 4, 5, 10, 20 या हजारों घरों के समूह को हम बस्ती कहते हैं। इसे ग्राम, नगर या एक शहर कहा जा सकता है। बस्ती ग्रामीण, नगरीय, छोटी, बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है। हडसन के अनुसार भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है मानव अधिवास कहलाता है। भूमि का वो हिस्सा जहां पर घर बने हुए होते हैं वो मानव अधिवास के अंतर्गत आता है। बस्तियों की विशेषताएं। बस्ती में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह रहकर विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। बस्ती मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है, यानी कि जो बस्ती है वो मनुष्यों और पशुओं के बीच में एक विभाजक का कार्य करती है। बस्ती में आखेटकों एवं चरवाहों के अस्थायी डेरों से लेकर एक वृहत नगरीय समूह तक शामिल किए जाते हैं, यानी कि एक बस्ती 2-4 घरों का समूह भी हो सकती है और हजारों लाखों घरों का समूह भी हो सकती है। बस्ती में सभी प्रकार के घर आते हैं। झोपड़ी, ईंट गारे से बने मकान, सीमेंट व कंक्रीट से बनी भव्य इमारतें। बस्ती में घरों के अतिरिक्त दुकानें, दफ्तर, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि शामिल किए जाते हैं, यानी कि ये बस्ती के अंदर अलग अलग प्रकार की जो मानव गतिविधियां करता है वो सभी बस्ती में ही शामिल होती हैं। बस्ती में सभी प्रकार के कच्चे, पक्के, संकरे, चौड़े मार्ग होते हैं जो कि बस्ती का अभिन्न अंग होते हैं। मार्ग मनुष्य को आवागमन में सुविधा देते हैं, इसलिए हर एक बस्ती में घरों के बीच में गलियां, सड़कें वो कच्ची पक्की किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। बस्ती 2-4 परिवारों की ढाणी से लेकर एक छोटी बस्ती को जिसमें केवल 2-4 घर होते हैं उसको ढाणी कहा जाता है। ढाणी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर और सन्नगर कुछ भी हो सकती है। आगे हम इन सभी प्रकार की बस्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बस्तियों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण बस्ती
और एक नगरीय बस्ती। इनके कुछ आधार बनाए गए हैं जनसंख्या विभाग के द्वारा, जिनके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि किस बस्ती को ग्रामीण और किस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाएगा। सबसे पहले जनसंख्या। अगर 5000 से कम व्यक्ति किसी बस्ती में निवास करते हैं तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है। 5000 से ज़्यादा जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है। दूसरा है व्यवसाय। अगर 75% से ज़्यादा जनसंख्या उस बस्ती की प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, आखेट, मछली पालन, खनन इत्यादि व्यवसायों में लगी हुई हो तो वो बस्ती ग्रामीण बस्ती कहलाती है। और जिस बस्ती की 75% से ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्रियाकलापों के अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलापों में लगी हुई हो वो बस्ती नगरीय बस्ती कहलाती है। प्रशासन। अगर एक बस्ती का प्रशासन ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित है तो वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है। और अगर किसी बस्ती का संचालन नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा किया जाता है तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है। घनत्व। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती की श्रेणी में रखा जाता है। और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व किसी बस्ती का है तो वो नगरीय बस्ती कहलाती है। किसी भी बस्ती को ग्रामीण या नगरीय बस्ती कहने में ये 4 प्रमुख आधार होते हैं। इन्हीं के आधार पर कोई भी बस्ती ग्रामीण या नगरीय कहलाती है। ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण बस्ती प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीकी संबंध रखती है, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो क्रियाकलाप हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं और प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादातर प्रकृति भूमि से ही संबंधित होते हैं। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में ही लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, ये सब इनके प्रमुख व्यवसाय कहलाते हैं। ग्रामीण बस्तियों का आकार नगरीय बस्तियों की अपेक्षा छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे किसी भी ग्रामीण बस्ती को जब कहीं पर बसाया जाता है तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे कारण हैं जो उस बस्ती को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है जल आपूर्ति। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलें व झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है जिसका उपयोग वो अपने घरेलू, कृषि या अन्य आवश्यकताओं के लिए करता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किसी जल स्रोत के नज़दीक बसाई जाती हैं। वो कोई नदी हो सकती है, कोई झील हो सकती है, कोई तालाब या कोई झरना, इस प्रकार के स्रोतों के नज़दीक ग्रामीण बस्तियां बसाई जाती हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु का अर्थ है जहां से जल प्राप्त होता है। बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने, भूमि की सिंचाई, मछली पालन इत्यादि के लिए जल उपलब्ध करवाते हैं। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है भूमि। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियां उपजाऊ और समतल क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां कृषि कार्य आसानी और सफलता से किया जा सकता है। समतल भूमि होती है तो वहां मकान बनाने में भी आसानी होती है, कृषि करने में भी आसानी होती है। अगर उबड़ खाबड़ कोई इलाका या क्षेत्र होता है वहाँ पर आपको बस्तियाँ कम मिलेंगी। इसलिए समतल भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि ये दोनों किसी बस्ती के बसाव को प्रभावित करते हैं। उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च क्षेत्रों को इसलिए चुना जाता है कि वहाँ बाढ़ के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सके एवं
मकान व जीवन सुरक्षित रह सके। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां तटबंधों पर बसाई जाती हैं। यानी कि कोई बस्ती जब बसाई जाती है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वो ऊंचाई के ऊपर, उच्च भूमि के ऊपर मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि कभी अगर बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ के नुकसान से बचा जा सके। गृह निर्माण सामग्री। किसी घर को बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का होता है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मानव वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। चीन के लोहे क्षेत्र के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे। वहां की जो स्थानीय चीजें होती हैं उन्हीं को लेके वो अपने मकान बनाता है। इसलिए गृह निर्माण सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है किसी बस्ती के निर्माण में। ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लुओं का निर्माण करते हैं। ये आप चित्र देखें, जो बर्फ़ के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है वहाँ पर इस प्रकार के मकान बनाते हैं जो एस्किमो वहाँ की प्रजाति है और इनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांव को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। आप प्राचीन समय की जिन बस्तियों को देखेंगे वो ज़्यादातर ऊंचे इलाकों में वो बसाई जाती थी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सुरक्षा होती थी। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित होते हैं। आप राजस्थान का भ्रमण करें, वहाँ पर आप ज़्यादातर जो किलों को देखेंगे वो अपने आसपास के इलाकों से ऊंचाई के ऊपर होते हैं। इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा किला है जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है। नियोजित बस्तियां, इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित किया जाता है। यानी कि नियोजित बस्तियां सरकार पहले वहाँ पर योजना बनाती है, उसके बाद वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं देती हैं और उसके बाद वहाँ पर कोई बस्ती बसाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों को नियोजित बस्तियों के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। सबसे पहले सहंत बस्ती। सहंत बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बसाए जाते हैं। आप इस चित्र को देखें, मकान एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इस प्रकार की बस्ती को हम सहंत बस्ती के नाम से जानते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। यानी कि समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार की कृषि की जाती हो, उन इलाकों में सहंत प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। मानसून एशिया में अधिकांश नदियों के मैदानों में सहंत या सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं। भारत में गंगा सतलुज का मैदान, मालवा पठार, थाईलैंड के मैदान तथा म्यांमार के इरावती नदी के डेल्टा में, यूरोप में वोल्गा तथा डेन्यूब नदियों के मैदानों में सहंत प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। परकीर्ण बस्तियां। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एकाकी या परकीर्ण बस्तियां सामाजिक व सामुदायिक सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इसमें घर दूर दूर होते हैं। इसलिए जो सरकार की जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वो हर घर तक नहीं पहुंच पाती।
एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कोई पूजा स्थल, बाजार इन बस्तियों को एक साथ बांधता है। यानी कि कोई एक पूजा स्थल होता है, वो घर बेशक से दूर दूर हैं, लेकिन उन सब घरों का पूजा स्थल वो एक ही जगह पर होता है, या कोई बाजार एक ही जगह पर होता है। इससे पता चलता है कि ये बस्ती का नाम तो एक ही है, लेकिन घर दूर दूर तक बसे हुए हैं। हिमालय की ढलानों पर राजस्थान के पूर्वी व दक्षिणी भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। विन्यास के आधार पर कोई बस्ती कहाँ पर बसी हुई है, उस आधार पर भी बस्तियों के प्रकार हैं। जैसे मैदानी ग्राम, जो मैदानी भागों में बसे हुए होते हैं। पठारी ग्राम, जो पठारी इलाकों में होते हैं। वन ग्राम, वनों के बीच, पेड़ों के बीच में जो मकान, जो बस्तियां होती हैं, उनको वन ग्राम के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय ग्राम, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुस्थलों के बीच बसे हुए होते हैं, उनको मरुस्थलीय ग्राम कहते हैं। इसी प्रकार कार्य के आधार पर भी बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे जिस बस्ती में ज़्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं, वो कृषि ग्राम कहलाता है। मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम और पशुपालकों के ग्राम। तो इस प्रकार से अलग अलग आधार पर ग्रामीण बस्तियों को विभक्त किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखता है। यानी कि किसी भी ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप, डिजाइन किस प्रकार का होगा, वो निर्भर करेगा उसके आसपास के जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो भूभाग हैं, और वो गांव किस सड़क, रेल लाइन, नहर, नदी, तालाब कहाँ पर वो बसा हुआ है। इस आधार पर ग्राम की जो बस्तियां होती हैं उनका प्रतिरूप निर्धारित होता है। इसमें कई प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हो सकती हैं। जैसे रैखिक बस्तियां, कोई एक सड़क, उसके दोनों तरफ मकान बन गए, तो ऊपर से जब आप देखोगे तो वो बस्ती एक रेखा के रूप में दिखाई देगी। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को रैखिक प्रतिरूप या रैखिक बस्तियां कहा जाता है। आज के समय में मोबाइल में आप गूगल मैप को जब खोलें तो उसमें ऊपर से ही वो पिक्चर्स ली गई हैं हर एक बस्ती की, तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि बस्ती का प्रतिरूप किस प्रकार का है। आप अपने गांव को, अपने शहर का प्रतिरूप भी इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप जहां पर रहते हैं उस बस्ती का प्रतिरूप किस प्रकार का है। तो अपने मोबाइल में आप गूगल मैप खोलें और वहां पर अपने शहर या गांव का नाम उसमें फीड करें और वो आपके आसपास के क्षेत्र को दिखाएगा। आप उसको देख सकते हैं कि आपकी बस्ती का प्रतिरूप अब जो आगे मैं पढ़ाऊंगा इनमें से किस प्रकार का हो सकता है। क्रॉस आकार बस्तियां, जब दो सड़कें एक दूसरे को आपस में काटती हैं, हम अपनी नॉर्मल भाषा में जिसको हम चौराहा बोलते हैं, और उसके साइड में मकान बन जाते हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को क्रॉस आकार बस्तियां या क्रॉस आकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। टी आकार बस्तियां, जब एक कोई लंबी सड़क जा रही है और उसमें से कोई दूसरी सड़क डिवाइड हो जाती है और एक टी का आकार वो बस्ती ले लेती है, तो उसे टी आकार बस्ती या टी आकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार वाई के आकार का प्रतिरूप बन जाता है, जब एक सड़क कहीं से आ रही होती है और वो फिर आगे दो भागों में बढ़ जाती है और उसके साथ साथ मकान बन जाते हैं, तो उस बस्ती का प्रतिरूप वाई के आकार का हो जाता है। तारे के आकार का प्रतिरूप, यह आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है। जब कभी बहुत सारे रास्ते एक जगह पर आके मिलते हैं एक केंद्र बिंदु के ऊपर और उन रास्तों के ऊपर मकान बनने शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बस्ती के प्रतिरूप को तारे के आकार का प्रतिरूप कहते हैं।
आयताकार बस्तियां, ये वर्गाकार प्रतिरूप भी हो सकता है, आयताकार प्रतिरूप भी हो सकता है, जिसमें गलियां जो होती हैं या सड़कें होती हैं वो एक दूसरे को समकोण में काटती हैं, और इस प्रकार का जब प्रतिरूप बनता है तो उसको आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। गोलाकार बस्तियां, जब सेंटर में, केंद्र में कोई तालाब, कोई मंदिर या कोई इस प्रकार की कोई स्थलाकृति हो और उसके चारों ओर घर बनने शुरू हो जाते हैं, जब उस बस्ती का आकार ऊपर से देखने में गोले की तरह दिखाई देता है तो उस बस्ती को गोलाकार बस्ती कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती की समस्या है जल की आपूर्ति की। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, आज के समय में वहाँ पर जल आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें महिलाओं को बहुत दूरी तय करनी पड़ती है जल के प्रबंध करने के लिए। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारी बस्तियों में पानी की कमी के कारण बीमारियां हैं और बहुत सारी बस्तियों में पानी खड़ा रहने के कारण वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। हमारी ग्रामीण बस्तियों की ये भी प्रमुख समस्याएं हैं, और बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर बस्ती को साल में दोनों चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, एक बार सूखा और बारिश के मौसम में बाढ़। तो ये बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण बस्तियों की। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य भी प्रभावित होता है। पूरे देश में समान रूप से नदियों या नहरों का जाल नहीं बिछा हुआ, ना ट्यूबवेल और कुओं के द्वारा सिंचाई की सुविधा है। अगर किसी वर्ष मानसून कम आए या वर्षा कम होती है तो वहाँ पर कृषि के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मकान मिट्टी, लकड़ी, छप्पर के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियों में कच्चे मकान होते हैं जो मिट्टी के या लकड़ी के या छप्पर डालकर झोपड़ी की तरह बने हुए होते हैं। भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान पहुंचता है उन मकानों को, एवं हर वर्ष उचित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि एक तो पहले से ही गरीबी, दूसरा जब तेज़ बारिश या आंधी तूफान आ जाए तो उनके मकान बहुत प्रभावित होते हैं, जिनके रखरखाव में और ज़्यादा खर्च लगाना पड़ता है। और मानव बस्तियों की एक प्रमुख समस्या गरीबी भी है, जिसके कारण से वो और ज़्यादा गरीब होते रहते हैं। मकान हवादार नहीं होते। मकानों के हवादार न होने के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ साथ पशु भी रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं भी नगण्य हैं। ग्रामीण बस्तियों में ये भी एक प्रमुख समस्या है कि लोग खुले में शौच जाते हैं, जिस कारण से बहुत सी बीमारियां गांव में फैलती हैं। वहाँ पर शौचालयों की जो सुविधाएं हैं वो भी कम हैं। इस कारण से उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की भी कमी है। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में आने जाने के लिए जो रास्ते हैं वो ज़्यादातर कच्चे हैं, जिस कारण से बारिश के मौसम में तो वहाँ पर आवागमन बहुत हद तक प्रभावित होता है। बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जिनके बीच में कोई नदी या नहर आती है, जहाँ पर पुल की व्यवस्थाएं भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं ग्रामीण बस्तियों के लिए। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क अपने आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिसे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में गंभीर कठिनाइयां आती हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए
स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर नगरों में अपनी सेवाएं देना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी होती है और मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या होती है। नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण महानगरों के निकटवर्ती गांवों की जमीनों का अधिग्रहण होना भी आज के समय की एक प्रमुख समस्या है। जो जो नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है उसी आधार पर वो अपने आसपास के जो गांव हैं उनकी ज़मीन का अधिग्रहण उन नगरों में होता जाता है, जिस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या, अपराध की समस्या वहाँ पर हो जाती है। अधिग्रहण करने की जो समस्या है ये आज के समय की आधुनिक समस्या है ग्रामीण बस्तियों की। आज का हमारा विषय कंप्लीट हुआ और बच्चों अब आपके लिए गृह कार्य, इसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य करें और कुछ इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले, बस्ती का क्या अर्थ है? बस्ती की विशेषताओं का वर्णन करो। बस्तियों का वर्गीकरण किन किन आधार पे किया जाता है, जैसे जनसंख्या, व्यवसाय, प्रशासन और जनसंख्या घनत्व। इन आधार पर हम बस्तियों का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहा जाता है? ग्रामीण बस्तियों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रामीण बस्तियों के अलग अलग प्रतिरूपों को चित्र सहित समझाइए। ग्रामीण बस्तियों की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।